रीस्टोरेशन एज। हालांकि बीच में शुरू करनी पड़ रही क्योंकि ड्राइडन सामने है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें रीस्टोरेशन एज का देना पड़ेगा। और बेहतरीन एज, यहाँ से एक बहुत ही एक नई दिशा मिलती है पूरे इंग्लिश लिटरेचर को। 1660 से 1700 तक का समय कहलाता हमारा रीस्टोरेशन एज। ये रीस्टोर होता है थिएटर का, मोनार्की का। दो बड़े काम होते हैं इसमें। मोनार्की, मोनार्की मतलब राजतंत्र। मोनार्की वो भी चार्ल्स सेकंड की, चार्ल्स सेकंड की वापसी होती है। चार्ल्स सेकंड को हटा दिया गया था। आपको अगर ध्यान हो तो इससे पहले कॉमनवेल्थ पीरियड चला था 1649 से 1660 तक। 1649 से 1660 का समय ओलिवर क्रॉमवेल, इंग्लैंड के लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड बनते हैं। ओलिवर क्रॉमवेल वाज द सपोर्टर ऑफ द पार्लियामेंट। यहाँ से अब राजतंत्र और पार्लियामेंट का झगड़ा शुरू होगा। ठीक, 1649 से 1660 का पीरियड कॉमनवेल्थ पीरियड लिटरेचर का कहलाता है। और इस एज के अंदर प्यूरिटन्स वर इन द डोमिनेंस। प्यूरिटन्स वर इन द डोमिनेंस, यानी हावी थे ये प्यूरिटन्स। प्यूरिटन्स वो लोग थे जो धर्म के प्रति बहुत कट्टर थे। वो धार्मिक कानूनों को चलाना चाहते थे। अगर कोई टाइट फिटिंग में कपड़े पहन करके कोई महिला जा रही हो या बैठी हो कहीं, तो उनकी नज़रों में वो बहुत बुरी दिखती थी। मतलब ये ऐसे लोग थे जो ये चाहते थे कि जो औरतों के काम है वो औरतें करें, जो मर्दों के काम है वो सिर्फ मर्द करें। ठीक है, वो ये चाहते थे कि धर्म एक इंटेग्रल रोल अदा करता है हमारी ज़िंदगी के अंदर। धर्म हमें विवेक देता है, व्हाट इज़ गुड फॉर अस, व्हाट इज़ बैड फॉर अस। ठीक, लेकिन बहुत सारे लोग रेस्ट्रेंट में, नियंत्रण में रहना पसंद नहीं करते, बंदिशों में रहना पसंद नहीं करते। अभी आप अगर देखें तालिबान के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान का शासन है, तो तालिबान का शासन एक प्रकार से धर्म का शासन है, जैसा वो कहते हैं। यानी वो धर्म के कानूनों को थोपना चाहते हैं लोगों पर, चाहे वो चाहें या वो ना चाहें। वो महिलाओं को उतनी आज़ादी नहीं देना चाहते जितनी आज़ादी आज के दौर में यूरोपियन कंट्रीज़ या इवन हमारे देश के अंदर भी है। महिलाओं का रात में निकलना वास्तव में खतरे से खाली नहीं है। तो रात होते ही रात के अंदर बहुत सारी जो सामाजिक तत्व हैं, प्रेत आत्माएं हैं, वो सक्रिय हो जाती हैं। इसलिए तो रात सोने के लिए बनाई है। हर धर्म के अंदर यही बात है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं रात में क्राइम करना आसान होता है बामुकाबले दिन के। तो तालिबानी शासन एक प्रकार से, जिस तरह तालिबानी शासन अफ़गानिस्तान में है, वो ये चाहते हैं कि औरतें हिजाब में रहें, इस तरह से नंगापन बाहर ना दिखाई दे। वो ये चाहती हैं कि अगर औरतें काम करें तो फिर काम करें वो धर्म के द्वारा जो नियम कानून बने हैं, जो नियंत्रण बने हैं, उनके हिसाब से चले। कॉमनवेल्थ पीरियड इंग्लैंड का जो लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड ओलिवर क्रॉमवेल थे, उनके उनकी हेडशिप में आया। वो एक प्रकार का तालिबानी शासन था। समझ रहे, इंग्लैंड का तालिबानी शासन। तालिबान इज बेसिकली एसोसिएटेड विद अफगानिस्तान। मैं थोड़ा सा कोरिलेट कर रहा हूँ कि जिस तरह से बंदिशों में लोग वहाँ रह रहे होंगे जो पहले से खुल गए हैं, जो औरतें या आदमी शराब पीने के आदी हो गए, मूवी देखने पिक्चर देखने के आदी हो गए, बाहर घूमने के आदी हो गए, क्लब में जाने के आदी हो गए। अब उनसे कहा जाए कि आपको बिल्कुल तहजीब में रहना है तो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम। ठीक है, लेकिन जैसे ही ऐसा शासन हटेगा,
और कोई ऐसा शासक आएगा कि जो उन्हें आज़ादी देगा तो उनको अच्छा लगेगा। बिकॉज सेम थिंग हैपेंड इन इंग्लैंड। ओलिवर क्रॉमवेल के ज़माने में प्यूरिटन्स डोमिनेंट हो गए थे, यानी धर्म का कानून चलता था और जितने भी प्यूरिटन्स थे वो सपोर्ट करते थे ओलिवर क्रॉमवेल को। लेकिन 1660 में चार्ल्स फर्स्ट के बाद ओलिवर क्रॉमवेल बने। चार्ल्स सेकंड उनके बेटे, चार्ल्स सेकंड के अंदर आप ध्यान रखेंगे इनके अंदर फ्रेंच ब्लड था। चार्ल्स फर्स्ट चार्ल्स सेकंड के अंदर फ्रेंच ब्लड था। जब एंग्लो सैक्सन पीरियड कराया था तो वहाँ थोड़ा सा मैंने रिलेट किया था कि वो आई कहाँ से थी। ठीक है, बीच की कहानी थोड़ी सी मिस हो गई है, आएगी वो भी सामने। तो ध्यान रखेंगे कि इनके अंदर फ्रेंच ब्लड था। और अगर आपको ध्यान हो, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में बहुत बड़े बड़े 2 युद्ध हुए, बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए और वहीं से फिर मैत्रीपूर्ण संबंध हुए। लेकिन कितनी मैत्रीपूर्ण संबंध हो जाए, दुश्मन तो दुश्मन ही होता है, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी दगा देता ही है। चार्ल्स फर्स्ट चार्ल्स सेकंड ये स्टुअर्ट किंग की डायनेस्टी में आते हैं। ये कहाँ के थे? फ्रेंच। और ये चूँकि फ्रेंच के थे, इनकी मम्मी चूँकि फ्रेंच की थी, वो यहाँ आई थी। वो सारी चीज़ें उसने चार्ल्स फर्स्ट पर भी ऊपर अपना कब्जा जमा रखा था। सारा का सारा माहौल मतलब राजघराने का माहौल सारा फ्रेंच कलर में आ गया था। फ्रांस के लोगों को पसंद करती थी, फ्रेंच ड्रामा को वो चाहते थे इंग्लैंड के अंदर लाना। मतलब जो कुछ भी फ्रांसीसी थे, जिस भी चीज़ से वो जुड़े हुए थे, वो सारी चीज़ें इंग्लैंड के अंदर वो चाहती थी, क्योंकि वो रानी थी। ठीक है, और वो उसने अपने हाथ में इन सब राजाओं को, पूरे राजघराने को कर रखा था। चार्ल्स फर्स्ट के बाद जब चार्ल्स सेकंड वापस रीस्टोर करते हैं इंग्लैंड के अंदर, यानी वापस राजा बनते हैं, तो अगर आपको ध्यान हो 1642 में थिएटर्स बंद हो गए थे। थिएटर बंद हो गए, तो इस दौरान जितने भी नाटक लिखे गए वो सब क्लोजेट ड्रामे कहलाए। क्लोजेट ड्रामे, क्योंकि थिएटर ही नहीं थे, तो जितने भी लिखे वो सारे देवर इंटेंडेड टू बी रेड ओनली रादर देन टू बी स्टेज वाले थे नहीं। तो क्लोजेट ड्रामा वो ड्रामा होता है जो केवल रीडिंग करने के मतलब का होता है, मकसद से उनको स्टेज नहीं मिलता है। 1642 से 1660 तक बंद रहे। जैसे ही चार्ल्स सेकंड गद्दी पर बैठे, चार्ल्स सेकंड ने मोनार्की रिस्टोर की। मोनार्की राजतंत्र, अभी तक जो शासन था वो कॉमनवेल्थ शासन था, यानी पार्लियामेंट का शासन था। ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा शासन चल रहा था इंग्लैंड के अंदर। लेकिन 1660 में चार्ल्स सेकंड की वापसी जब होती है, तो यही वापसी रीस्टोरेशन कहलाती है, रीस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, राजतंत्र का वापसी। ठीक है, जब ये रीस्टोर होता है तो ये रीस्टोर केवल राजतंत्र का नहीं होता है, बल्कि इस राजा की सोच के अनुरूप जितनी भी चीज़ें थी सारी चीज़ों का रीस्टोरेशन होता है। जो प्यूरिटन एज के जो प्यूरिटन लोगों की पाबंदी थी 1650 से 60 के बीच में, ये एक प्रकार तालिबानी शासन था, बंदिशों का शासन था। अब वो बंदिशें ख़त्म हो गई और ये 11 साल तक लोग जो दब के रहे थे हैं, वो अब खुल गए, क्योंकि चार्ल्स सेकंड आ गए। और चार्ल्स सेकंड फ्रांस को सपोर्ट करते हैं। चार्ल्स सेकंड एक बहुत ज़्यादा सालेसियस व्यक्ति था। सालेसियस कोई ध्यान है क्या होता है? लस्टी आदमी था सालेसियस, यानी ये एक बहुत ज़्यादा लिबिडिनस, सालेसियस लिबिडिनस, खुले दिल वाला,
ऐसे ही लोगों को पसंद करता था, ठीक है। इसकी सोच ऐसी थी कि इसके राजघराने में इसने ऐसे लोगों को पाल रखा था जो एक से एक अच्छी लड़कियों को या वेश्याओं को उसको प्रोवाइड कराते थे, और ऐसे लोगों से ये ज़्यादा, क्योंकि सोच इसकी वैसी थी इसीलिए। जबकि अगर हम बात करें तो प्यूरिटन्स जो थे वो धार्मिक थे, कट्टरपंथी थे, मतलब जो कुछ भी प्यूरिटन नाम से संबंधित था उस सब का ओपोज करने के लिए चार्ल्स सेकंड आ गए थे। अगर प्यूरिटन से कहते थे कि आप पर्दे में रहिए, औरतों को पर्दे में रखिए, क्लब में ना जाइए, रात को ना घूमिए, इसका था सब कुछ फ्री कर दीजिए, सब कुछ फ्री कर दीजिए, ठीक है। ये एक सोच का चेंज हो रहा है। अब ऐसे ज़माने में इस तरह के ज़माने में भी अब दो तरह के लोग हो गए। एक वो जो कहते थे कि यार पहला शासन ठीक था, है ना, और एक वो जो चाहते थे कि बहुत बढ़िया राजा आया है, ठीक है। इसने थिएटर्स की ओपनिंग कर दी। तो थिएटर का रिस्टोरेशन भी हुआ, यानी ड्रामे का रिस्टोरेशन हुआ। लेकिन जो ड्रामा अपनी बात खो चुका था, कभी एलिजाबेथन एज में जो बात थी ड्रामे की, जब थिएटर बंद हुए तो एक लंबा समय 42 से 60 तक बंद रहे, लंबा समय, तो लोगों की सोच भी बदलनी शुरू हो गई। अब लोग मतलब थिएटर गोइंग पीपल बहुत कम रह गए, ठीक है। तो जो उम्मीद थी थिएटर से बाकी राइटर्स को, वो उम्मीद पर थिएटर का पुनः खुलना भी काम नहीं आया। इस ज़माने में थिएटर के लिए नाटक जो लिखे गए, उस नाटक को कहा गया हीरोइक ट्रेजेडी। हीरोइक ट्रेजेडी। इस ज़माने में जो नाटक थिएटर के लिए नाटक तैयार हुए वो कहलाए हीरोइक ट्रेजेडी, और दूसरे टाइप का एक और नाटक कहलाया कॉमेडी ऑफ मैनर। टू टाइप्स ऑफ जॉनर वर एक्सरसाइज्ड इन ड्यूरिंग दिस पीरियड, और वो जॉनर क्या थे? हीरोइक ट्रेजेडी और दूसरा कॉमेडी ऑफ मैनर। अगर हम हीरोइक ट्रेजेडी की बात करें तो ये ऐसी ट्रेजेडी जिसकी थीम लव एंड वेलर, ऐसी पर्सनालिटी, ऐसे हीरो जो मतलब लार्जर देन लाइफ लाइक हीरोज एंड हीरोइंस, मतलब जो आम आदमी होते हैं उनसे कहीं ऊंचे उठ के। ये ऐसे नाटक थे जिन नाटकों के हीरो देश की मुस्तकबिल बदल सकते थे, देश के उद्देश्य को, मतलब क्या कहते हैं मुस्तकबिल, मतलब फ्यूचर बदल सकते थे। यानी जैसे एंटनी क्लियोपेट्रा के अंदर हम बात करें तो इजिप्ट की महारानी है ना, एंटनी क्लियोपेट्रा तो शेक्सपियर का था। एंटनी क्लियोपेट्रा को आधार मान के ड्राइडन ने ऑल फॉर लव किया, ऑल फॉर लव लिखा। ऑल फॉर लव के अंदर हीरो हीरोइन इजिप्ट की महारानी और एंटनी हैं, और इनका लव अफेयर, देखिए लव अफेयर है, और वो इतना ज़्यादा बड़ा बन जाता है कि लास्ट में वो ट्रेजेडी में चेंज हो जाता है। और एक तरह से इजिप्ट का फ्यूचर भी बदल दिया, रोम का फ्यूचर भी बदल दिया इस प्रेम कथा ने, ठीक है। ये एक लड़की एक लड़का, जो मोहल्ले की लड़की लड़का वाले प्रेम है, इससे संबंधित नहीं है हीरोइक ट्रेजेडी। हीरोइक ट्रेजेडी जैसा कि नाम ही है, हीरोइक, पर्सनैलिटी भी हीरोइक होगी, हीरो हीरोइन भी कुछ हीरोइक होंगे, और उनका प्रेम भी उस लेवल का होगा कि वो बहुत बड़ा कारनामा कर दिया, ठीक है। हीरोइक ट्रेजेडी की खास बात ये थी कि इसको हीरोइक कपलेट में लिखा गया, ये खास बात थी इसकी। एक और बात, जो तरीका, जो हीरोइक लैंग्वेज, हीरोइक क्वालिटी वाली भाषा एपिक पोइट्री की थी, वो उस अंदाज को, उस डिक्शन को, उस लैंग्वेज का इस्तेमाल इस टाइप की ट्रेजेडी में किया गया। बहुत बहुत खूबसूरत रिटोरिकल डायलॉग्स का इस्तेमाल इसमें किया गया। रिटोरिकल डायलॉग्स,
अलंकार से संबंधित डायलॉग, मतलब हर चीज़ इसके अंदर बेहतरीन थी। लेकिन थिएटर गोइंग पीपल तो नहीं थे, सही है। दूसरे टाइप के जो नाटक लिखे गए वो थे हमारे कॉमेडी ऑफ मैनर। कॉमेडी ऑफ मैनर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय बेन जॉनसन्स कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। बेन जॉनसन ने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर लिखा था एलिजाबेथन एज के अंदर। बेन जॉनसन वाज अ कंटेम्पोरेरी ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो शेक्सपियर के ज़माने में कॉमेडी ऑफ ह्यूमर लिखी बेन जॉनसन ने। बेन जॉनसन को दिमाग में रखते हुए इस समय कॉमेडी ऑफ मैनर लिखी गई, क्योंकि जो समाज का एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी, जो समाज का ऊंचा तबका था, मालदार लोग थे, नोबल्स थे, पियर्स थे, लॉर्ड्स थे, अमीर लोग थे, वे लोग चार्ल्स सेकंड की गतिविधियों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, क्योंकि उनके मतलब का राजा आ गया था, इनके पास पैसा था। जब आदमी के पास पैसा होता है तो बहुत अच्छा खाना खाना कोशिश करता है, जब खाना खा लेता है तो फिर वो करता है वुमेनाइजिंग। ये हर आदमी का ये ह्यूमन नेचर है, वुमेनाइजिंग, औरतबाजी, ठीक है। अब ये बहुत समाज का तबका, बहुत कुलीन तबका, बड़े लोग, अमीर लोग, ये लोग क्या करते थे उस वक्त, एक जो पब्लिक प्लेसेस थे उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा नाम आता हाइड पार्क का। हाइड पार्क, मलबेरी पार्क, क्लब्स, ड्राइंग रूम, अमीरों के ड्राइंग रूम, हाइड पार्क ये इंग्लैंड का, लंदन का सबसे फैशनेबल पार्क था, जिसके अंदर सारे के सारे अमीर लोग, औरतें, आदमी, लड़कियां, लड़के इकट्ठे होते थे। पार्क, ये पार्क का ही रूप है। जैसे दिल्ली में बहुत सारे पार्क हैं, बहुत सारे ऐसे पार्क है दिल्ली में जहाँ, क्योंकि बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, वहाँ मिलने का कोई मौका लगता नहीं, तो लोग पार्क में चले जाते हैं एक दूसरे से मुलाकात करने के लिए। बिल्कुल उसी चीज़ को दिमाग में रखें आप। और ये हाइड पार्क, मलबेरी पार्क और कई सारे पार्क थे ये। मतलब जैसे शहर के कुछ इलाके होते हैं जिनको पॉश कहते हैं हम, कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो ख़ास इलाके होते हैं जहाँ पे, जैसे कनॉट प्लेस दिल्ली का, कनॉट प्लेस अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली की जो सबसे महंगी जगह है, या थी पहले, अब तो उससे महंगी भी है, मतलब वहाँ पर सारे के सारे अमीर लोग रहते हैं, कनॉट प्लेस। तो हर जगह का एक, जैसे हम गजरौला की बात करें, अवंतिका पार्क, तो अवंतिका पार्क वो एकमात्र पार्क है गजरौला का जहाँ पे जाके बैठा जा सकता है, लेकिन वो पब्लिक पार्क है, वहाँ पे कोई भी आ सकता है, आम भी और ख़ास भी। लेकिन ये वो पार्क थे जहाँ पर आम आदमी नहीं जा सकता था, यहाँ ख़ास लोग जा सकते थे। हाइड पार्क, मलबेरी पार्क और क्लब्स के अंदर लोगों ने जाना शुरू किया। देखिए आगे हम क्लासिकल एज की तरफ, एज ऑफ पॉप की तरफ बढ़ेंगे, तो ये सारी की सारी चीज़ें आगे बहुत बड़ा रूप धारण करेंगी। क्लब में, ड्राइंग रूम में, अमीरों के ड्राइंग रूम में लोग हमेशा यहीं रहते थे। लोग कभी भी इन चीज़ों से बाहर निकलना पसंद नहीं करते थे, मतलब इन जगहों से कभी बाहर निकलना पसंद नहीं करते थे। अगर वो कहीं जाते भी थे तो किसी न किसी की बीवी के साथ या किसी न किसी बीवी का प्रेम पाने के लिए बाहर जाते थे। समझ रहे हैं? एरिस्टोक्रेटिक, ऊंचे कुलीन लोगों के बारे में, उनके मैनर्स के बारे में, मैनर समझ रहे हैं, तौर तरीके के बारे में जो कॉमेडीज लिखी गई उनको कहा गया कॉमेडी ऑफ मैनर्स। क्वेश्चन इस साल भी आया था ये, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। हाई और एरिस्टोक्रेटिक क्लास की जो वे ऑफ लाइफ था उसको डिस्क्राइब करते हुए जो कॉमेडी लिखी गई वो कॉमेडी कहलाई कॉमेडी ऑफ मैनर। और इन कॉमेडी ऑफ मैनर्स की खास बात थी, देखिए क्या, कि ये अमीर लोगों के विलासिता के ऊपर लिखे जाने वाले कॉमेडीज थी, ठीक।
अब विलासिता का अगर नाम आ रहा है तो वहां पर 3-4 चीजें भी आएंगी। सेक्स आएगा, लव आएगा, और लस्टी, एक चीज हमने पढ़ी थी रिस्क, RISQUE, रिस्क, 2 मीनिंग वाला, डुअल मीनिंग था ना, एक मीनिंग सीधा सीधा और एक मीनिंग गलत, ठीक है। तो इस टाइप की कॉमेडीज के अंदर, इस टाइप के प्लेस के अंदर जो डायलॉग लिखे गए वो द्विअर्थी, एक सीधा एक गंदा, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं एकदम फिलिपेंसी, फूहड़ता, नंगापन, चाहे डायलॉग में हो चाहे उसकी एप्लीकेशन में हो, सारी चीज़ें देखने को मिलती थी कॉमेडी ऑफ मैनर में। ये इतने बड़े लेवल पे हो गई थी कि बहुत सारे क्रिटिक्स ने ड्राइडन को भी क्रिटिसाइज सर जेरेमी कॉलर है कुछ करके राइटर, क्रिटिक, उन्होंने ड्राइडन को भी क्रिटिसाइज किया कि तुम लोगों ने स्टेज पर इतना नंगापन, इतना गंदगी पैदा कर दी कि तुमसे ज़्यादा मतलब गंदगी पहले कभी नहीं की। प्रोफैनिटी और इमोरलिटी, प्रोफैन का मतलब कलंकित करना, इमोरलिटी अनैतिकता, तो प्रोफैनिटी और इमोरलिटी ये 2 क्वालिटी थी इस टाइप की कॉमेडी के अंदर। क्लियर। रीस्टोरेशन एज में अगर हम बात करें, रीस्टोर होता है हमारा मोनार्की का, राजतंत्र का, यानी चार्ल्स सेकंड बिकेम द थ्रोन्ड मोनार्क ऑफ इंग्लैंड। क्लियर। एंड दिस हैपेंड इन द ईयर 1660। कब? जब 1660 में ओलिवर क्रॉमवेल को बीहेड किया गया था। ओलिवर क्रॉमवेल की जब हत्या की गई थी, मारा गया था, तो उसके बाद चार्ल्स सेकंड का रीस्टोरेशन होता है, और रीस्टोरेशन के साथ साथ वो सारी चीज़ों का रीस्टोरेशन हो जाता है जो खिलाफ था प्यूरिटन एज के, जो खिलाफ था धर्म के। 1649 से 1660 के ज़माने में जो धर्म के शासक थे, जो धर्म के आधार पर, जो शरीयत के कानून के आधार पर बात चल रही थी, काम चल रहा था, वो सारा ऑपोजिट हो जाता है। यानी जो भी कुछ प्यूरिटन नाम से संबंधित था वो उसको उलटना ही था। यानी जो काम मायावती ने किए वो अखिलेश यादव को पलटने थे, या जो अखिलेश ने किए वो पलटने ही थे, चाहे वो पलटने लायक थे या नहीं थे, कोई बात नहीं। पुलिस की वैकेंसी थी तो वो चाहे सही देगा तो पलट दिया, वो भले ही बाद में कोर्ट में हुआ, और वो रीस्टोरेशन हुआ। रीस्टोरेशन मतलब पुरानी चीज को वापस उस स्थिति में लाना। ठीक है। 2 चीजें आई अभी सामने, रीस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, सही है। मोनार्की के साथ साथ रीस्टोरेशन ऑफ थिएटर रीस्टोर हुआ, थिएटर खुल गए। बंद कब हुए थे? 42 में, और खुले कब? 60 में। एक और रीस्टोरेशन हुआ, और वो रीस्टोरेशन था ऑफ चर्च। इंपॉर्टेंट है ये, यही 3 चीजें आगे तक चलेंगी बस पूरी हिस्ट्री के अंदर, चाहे हम एंग्लो सेक्शन की बात करें या हम मॉडर्न एज पर आएंगे। ह्यूमन नेचर आपकी तरह मेरी तरह ही है, सभी का। जैसे लोग हमारे आसपास मिलते हैं देखने को, वैसे अंग्रेजों में मिले। हर आदमी को ऐशो आराम चाहिए, हर आदमी की सोच ये होती है कि काम करना ना पड़े और खाली सैलरी आती रहे, है ना। हर आदमी की सोच रहती है। जैसे हमारा नेचर है ऐसे सबका नेचर है, ऐसे ही है। धर्म या पैसा या बीवी या वो समझ रहे हैं, वो में कुछ भी लगा सकते हैं। ये 4-5 चीज़ें हैं जिनके इर्द गिर्द हमारा लाइफ, हमारी ज़िंदगी घूमती रहती है। ठीक है। लड़ाई झगड़े या प्यार मोहब्बत या सुकून या कुछ भी, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इन्हीं 4-5 चीज़ों पर बस। ठीक है। एक और चीज़ थी जिसका रिस्टोरेशन इसमें हुआ, और वो था चर्च।
चार्ल्स सेकंड जो मोनार्क थे, मैंने बताया था इनके अंदर फ्रेंच ब्लड था, और फ्रांस के अंदर जो धर्म था वो रोमन कैथोलिक धर्म था। रोमन कैथोलिक। जबकि इंग्लैंड के अंदर क्या था? एंग्लिकन चर्च। इंग्लैंड ने तो अपना चर्च बना लिया था, ये मैं बता चुका हूं, एंग्लो नॉर्मन पीरियड के अंदर, है ना। चलो इस पर बाद में डिस्कशन होगा, अदरवाइज लंबी हो जाएगी। इंग्लैंड के अंदर एंग्लिकन चर्च था, क्योंकि इन लोगों ने जो पुराना रोमन कैथोलिक चर्च था उसके अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लिया था, जो अपने मतलब की बातें थी वो स्वीकार कर ली थी, और जो मुश्किल थी मानना, जिनके लिए मुश्किल था वो छोड़ दी। मान लो उन्होंने कहा कि भाई शादियां 6 शादियां 5 शादियां 2 शादियां आप कर सकते हैं, तो ये बात मान ली, और बराबर सबके बीच में बराबरी करेंगे, ये थोड़ा मुश्किल है, ये नहीं माना। सही है, अपने मतलब की चीज़ें मान ली और जो मुश्किल पैदा करने वाली थी वो छोड़ दी। एंग्लिकन चर्च, प्यूरिटन्स जो थे वो धर्म जो अपना वो ये चाहते थे कि हमारा चर्च, हमारा पोप, हमारा जो हेड होगा हमारे चर्च का, वो हमारे देश का हेड होगा, हम क्यों माने रोम की बात। लेकिन सारी दुनिया के अंदर तो रोमन कैथोलिक्स, सारी दुनिया का जो सबसे बड़ा चर्च है वो रोम के अंदर है। लेकिन बाद में उन लोगों ने अपने अपने चर्च बना लिए, और एंग्लिकन चर्च उनमें से एक था। चार्ल्स सेकंड की सोच, चार्ल्स सेकंड वाज कैथोलिक, लेकिन उसने शासन किया इंग्लैंड के अंदर, वो पूरी तरीके से सारे इंग्लैंड को अपने खिलाफ नहीं करना चाहता था, ठीक है। इसलिए उसने पहले जो एंग्लिकन चर्च का बोलबाला था उसमें भी बहुत कट्टरपंथ लोग, जो प्यूरिटन्स थे, वो पावर में थे। चार्ल्स सेकंड ने क्या काम किया, ये था तो रोमन कैथोलिक, लेकिन चूंकि इंग्लैंड में था, उसने अब इस चर्च के प्रति अपने आप को लिबरल बनाया। लिबरल बनाया मतलब एकदम खिलाफत नहीं हुई कि इसकी, बल्कि अपने आप को लिबरल बनाया, क्योंकि ये भी तो इसी का हिस्सा था, ठीक है। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो तरह की सेक्ट हैं। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट आपस में ऐसे रहते हैं, ठीक। कैथोलिक प्रोटेस्टेंट को दुश्मन समझते हैं और प्रोटेस्टेंट कैथोलिक्स को दुश्मन समझते हैं। इसने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। हालांकि चार्ल्स सेकंड था, सबको मार सकता था, लेकिन नहीं, दिल के अंदर वही कालापन रखा, दिल के अंदर नफरत रखी, लेकिन सामने सबके सबका साथ सबका विकास, लिबरलिज्म इसने दिखाया। और रोमन था ये दिल से, रोमन कैथोलिक। इसका चार्ल्स सेकंड का अनफॉर्चुनेटली कोई बेटा नहीं होता है। ही हैड नो लेजिटिमेट हेयर, कोई हेयर उसका एयर एच साइलेंट रहता है इसमें, कोई एयर उत्तराधिकारी उसका नहीं था। उसके पास एक भाई था और उसका नाम था जेम्स द सेकंड। ये रोमन कैथोलिक था। रोमन कैथोलिक, ठीक है। मैंने बताया अभी तक झगड़ा पूरा चल रहा है, कैथोलिक्स में भी और प्रोटेस्टेंट्स में भी, है ना। राजा भले ही कैथोलिक है, लेकिन और उसने चर्च को भी थोड़ा सा लिबरल बनाया है, लेकिन मन में उसके फिर भी वही है। अब उसका कोई आने वाला, उसके बाद कोई आने वाला वंशज उसमें नीचे पीढ़ी में नहीं है जो उसकी गद्दी संभाल सके। उसका एक भाई है, वो रोमन कैथोलिक है, जेम्स द सेकंड, वो भी रोमन है। अब होता क्या है, देखिए दो तरह के लोग हो गए अब यहाँ पर। इसने क्या किया, चार्ल्स सेकंड ने
चार्ल्स सेकंड, जेम्स सेकंड से ऊपर। चार्ल्स सेकंड का शासन बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन होता क्या है, पार्लियामेंट को इसने अभी भंग नहीं किया। पार्लियामेंट जो कहती हूँ चालू है। दो तरह के लोग इंग्लैंड के अंदर हो गए। एक वो लोग जो चार्ल्स सेकंड के राजघराने में, मंत्रिमंडल में चार्ल्स सेकंड की साइकोफेंसी में लगे हुए थे। साइकोफेंसी मतलब चापलूसी करना, है ना। ये साइकोफेंट थे इसके, क्योंकि उन्हें मालूम था वो पहले कुछ और थे, चार्ल्स सेकंड आए तो फिर वो चार्ल्स सेकंड की तरफ हो गए। ड्राइडन उनमें से एक था। ड्राइडन को सबसे बड़ा अवसरवादी पोएट कहा जाता है, सबसे बड़ा अपॉर्चुनिस्ट। ही वॉज द मोस्ट अपॉर्चुनिस्ट पर्सन राइटर इन इंग्लिश लिटरेचर। कैसे? जब ओलिवर क्रॉमवेल इंग्लैंड के लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड बने कॉमनवेल्थ पीरियड में 1649-1660 में, तो उस वक्त ड्राइडन ने उनके लिए उनको एड्रेस करते हुए उनकी तारीफ में हीरोइक स्टेंजास, एक वर्क है उनका हीरोइक स्टेंजास, वो लिखे। किसके लिए? ओलिवर क्रॉमवेल के लिए। और जब चार्ल्स सेकंड का रिस्टोरेशन हुआ 1660 में, तो उन्होंने एक वर्क था उनका एस्ट्रिया रिडक्स यानी राजा की वापसी, उसकी तारीफ में लिखा। पहले क्रॉमवेल के लिए लिखा, अपॉर्चुनिस्ट थे ना, अवसरवादी थे, जिससे कि दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके बाद चार्ल्स सेकंड आए तो उनकी तारीफ के लिए एस्ट्रिया रिडक्स, क्वेश्चन बन सकता है। एस्ट्रिया रिडक्स किसके लिए लिखी? चार्ल्स सेकंड के लिए। चार्ल्स सेकंड का जब आए, और उसके बाद उन्होंने एक और पैनेजाइरिक स्पीच लिखी जब उनका कोरोनेशन हुआ। पैनेजाइरिक स्पीच लिखी जब उनका कोरोनेशन हुआ। और उसके बाद एक और उन्होंने एक वर्क लिखा एनस मिरेबिलिस, अगर ध्यान हो आपको, एनस मिरेबिलिस, ये भी उन्होंने चार्ल्स सेकंड को खुश करने के लिए लिया। इनको इतना खुश किया कि 1668 में चार्ल्स सेकंड को, चलो इसे बाद में बताऊंगा, थोड़ा हल्का सा इशारा ले लीजिए। 1668 में ही बिकेम ए पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड, ऑफिशियली अपॉइंटेड। पहले पोएट लॉरिएट जॉन ड्राइडन को फर्स्ट पोएट लॉरिएट कहा जाता है, ऑफिशियली अपॉइंटेड। ऑफिशियली ये सब जरूर आएगा। फर्स्ट पोएट लॉरिएट बेन जॉनसन, फर्स्ट पोएट लॉरिएट बेन जॉनसन, फर्स्ट पोएट लॉरिएट ऑफिशियली अपॉइंटेड ड्राइडन, ऑफिशियली अपॉइंटेड जॉन ड्राइडन, और केवल फर्स्ट पोएट लॉरिएट आए तो बेन जॉनसन। तो 1668 में वो बने फर्स्ट पोएट लॉरिएट, ऑफिशियली अपॉइंटेड बाय चार्ल्स द सेकंड, ठीक है। और उसके बाद 1668 के बाद 2 साल के बाद, यानी 1670 के बाद, इन्हें रॉयल हिस्ट्रियोग्राफर भी कहा गया। किसे? जॉन ड्राइडन को रॉयल हिस्ट्रियोग्राफर यानी शाही इतिहास लेखक की उपाधि उनको दी गई। किस लिए दी गई? क्योंकि उन्होंने साइकोफेंसी दिखाई थी चार्ल्स द सेकंड के लिए। बात कर रहा था मैं, तो अब ये दो तरह के लोग, दो तरह की सोच विचारधारा के लोग इंग्लैंड के अंदर पनपने लगे, और ऐसी विचारधारा के लोग अब राजनीति में भी आ गए, और दो पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज हुई, और वो पार्टीज थी टोरीज एंड द विग्स। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनसे पहले आर्टिकल द जरूर लगता है, द टोरीज और द विग्स। बहुवचन टोरीज आ गया। जो पार्टी थी टोरी, TORY, टोरी। तो टोरी और विग्स दो पॉलिटिकल पार्टी थी, जैसे यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी और ये सब है। इंग्लैंड के अंदर द्विदलीय शासन प्रणाली है। इंग्लैंड के अंदर द्विदलीय शासन प्रणाली है, हमारे यहाँ बहुदलीय शासन प्रणाली है।
हमारे यहाँ दुनिया भर के दल बन सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती हैं, लेकिन इंग्लैंड के अंदर द्विदलीय शासन प्रणाली है, 2 दल होते हैं सिर्फ, ठीक। वहाँ भी 2 दल बने, एक दल कहलाया टोरीज और दूसरा कहलाया विक्स। टोरीज वर द सपोर्टर ऑफ रॉयल, टोरीज वर द सपोर्टर ऑफ मोनार्क। राजा के सपोर्टर कौन थे? टोरीज। और विक्स वर द सपोर्टर ऑफ पार्लियामेंट, ये थे पार्लियामेंट के सपोर्टर। टोरीज वर द सपोर्टर ऑफ मोनार्क, राजा के समर्थक थे, वेयर एज विक्स वर द सपोर्टर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। अब जब ये टेंशन बढ़ रही थी आपस में, ये टेंशन चार्ल्स सेकंड और पार्लियामेंट के बीच में बढ़ी थी ना, जब टेंशन बढ़ी तो उस टेंशन ने 2 नई पार्टियों को जन्म दिया, 2 नए सपोर्टर्स को जन्म दिया। एक के सपोर्टर कहलाए विक्स, एक के सपोर्टर कहलाए टोरीज। और टोरीज में आ रहा है आर, टोरीज में आ रहा है आर, और मोनार्क में भी आर आ रहा है, इसे याद रखना। याद नहीं रहता कि टोरी थे राजा के या, और ये रॉयल फैमिली को सपोर्ट करते थे, रॉयल, रॉयल में भी आर आ रहा है, शाही। तो टोरीज वर द सपोर्टर ऑफ रॉयल एंसेस्ट्री, जबकि विक्स वर द सपोर्टर ऑफ द पार्लियामेंट। वो चाहते थे कि पार्लियामेंट का शासन हो यहाँ पर, राजा का शासन ना हो, क्योंकि इंग्लैंड का बहुत बड़ा तबका ये चाहता था, ये सोचता था कि राजा को ईश्वर ने राजा इसलिए बनाया क्योंकि इस धरती पर उसका काम शासन करना है राजा के रूप में। यानी वे लोग राजा का दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत को फॉलो करते थे। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत यानी राजा को ईश्वर ने देवता बना के दुनिया में भेजा है, और वो जैसा भी है क्योंकि उसको पैदा ही राजा किया है। राजा पैदा करना किसी के हाथ में बात तो है नहीं, मेरे घर कौन बच्चा पैदा होगा ये मेरे हाथ की बात तो है नहीं। अपने आप कोई भिखारी के घर भी पैदा हो सकता है, कोई राजा के घर भी पैदा हो सकता है। तो जिसको ईश्वर ने राजा के घर पैदा किया है उसका जन्मसिद्ध अधिकार है राजा बनना। ऐसी सोच के लोग इंग्लैंड के अंदर थे, जो लोग ये चाहते थे कि राजा जैसा भी है हमारा राजा है, हमारा भगवान है, ये इसी के अंडर में हमें रहना है। लेकिन दूसरी तरफ के लोग थे विक्स, वे चाहते थे कि नहीं, पार्लियामेंट होनी चाहिए और पार्लियामेंट के हिसाब से चलना चाहिए। अब होता क्या है, किंग चार्ल्स II बूढ़े होने लगे और उनका कोई उत्तराधिकारी लेजिटिमेट नहीं था, तो उन्होंने अपने भाई जेम्स II को डिक्लेयर कर दिया कि मेरे बाद ये राजा होंगे। होता क्या है, पार्लियामेंट की तरफ से एक अर्ल होते हैं, अर्ल ऑफ शाफ्टसबरी। अर्ल ऑफ शाफ्टसबरी, ये शाफ्टसबरी एक जगह का नाम है। शाफ्टसबरी का तुमने देखा होगा, या तो ये बरी आता है या शायर आता है, शायर। तो ये बरी या शायर ये वही है पुर और बाद। जैसे हमारे यहाँ पुर और बाद होते हैं, मोहम्मदाबाद, सगुराबाद, है ना, शहबाजपुर, पुर। तो जैसे हमारे यहाँ पुर और बाद शहरों के गांव के या शहरों के नाम के लिए आता है, ऐसे इंग्लैंड के अंदर ये इंग्लैंड के पुर और बाद है, बरी और शायर, ऑक्सफोर्ड शायर, वारविक शायर, है ना। हाँ, तो अर्ल ऑफ शाफ्टसबरी हैं। अर्ल ऑफ शाफ्टसबरी पार्लियामेंट के साथ मिल करके एक प्लॉट रचते हैं, और वो प्लॉट होती है, वो कहलाती है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन प्लॉट या एक्सक्लूजन क्राइसिस। CRISIS क्राइसिस हो गया सिंगुलर, ठीक है। एक क्राइसिस, इसका बहुवचन होता है ES
आई को बना देते हैं ई वे। एनालिसिस SIS को हटा के SES सेस कर देते हैं। एनालिसिस का बहुवचन एनालिसिस SES हो जाएगा, ठीक है। एक्सक्लूजन क्राइसिस, एक्सक्लूजन का मतलब होता है ये, मतलब अर्ल ऑफ शाफ्टसबरी पार्लियामेंट को अपने साथ मिला करके रोमन कैथोलिक राजा जेम्स द सेकंड को एक्सक्लूड करना चाहते हैं फ्रॉम द थ्रोन, हटाना चाहते हैं। इंक्लूड शामिल करना, एक्सक्लूड निकालना चाहते हैं, उस लाइन से बाहर निकालना चाहते हैं जो लाइन बन चली आ रही थी राजा के बाद राजा वाली, ठीक है। तो ये क्राइसिस कहलाया है, एक्सक्लूजन क्राइसिस। इसमें क्या था, कौन से राजा को हटाने की प्लानिंग थी? जेम्स द सेकंड, ना कि जेम्स द फर्स्ट। जेम्स द फर्स्ट तो वो है जो एलिजाबेथन एज में एलिजाबेथ के बाद राजा बने थे, ये जेम्स द सेकंड है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अर्ल ऑफ शाफ्टसबरी ये प्लॉट रचते हैं और इस प्लॉट में ये कहते हैं इंग्लैंड का 1675 में इंग्लैंड की लड़ाई हॉलैंड से हो रही थी, डच से हो रही थी, आपस में लड़ाई हो रही थी। और इसी लड़ाई का जिक्र हम जो ड्राइडन की एक जो एज ए क्रिटिक हम पढ़ेंगे एस से ऑन द ड्रामेटिक पोइजी, उसकी कहानी इस युद्ध के से संबंधित है, पूछूंगा बाद में। डच ये 75 ही है शायद, ये 60, हाँ शायद 75 ही है, और देख लेंगे इसे। डच और इंग्लैंड की आपस में लड़ाई हो रही है, मतलब युद्ध होता है इस वक्त, और यहीं से ये एनिमिटी आपस में रखते हैं, शत्रुता है आपस में। शत्रुता इंग्लैंड से नहीं है, इंग्लैंड के शासन से है। इंग्लैंड देश से नहीं है, बल्कि इंग्लैंड के अंदर जो शासन कर रहा है उससे है। अर्ल ऑफ शाफ्टसबरी डच की हॉलैंड जाते हैं और वहां के राजा और रानी हैं विलियम द थर्ड। विलियम द थर्ड ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज समझ रहे हैं, संतरा, संतरा जगह है, ये संतरे के राजा हैं विलियम द थर्ड। विलियम द थर्ड कहाँ के हैं? डच है ये, ठीक। और इनकी पत्नी है मैरी। मैरी राजा के 7 साल लिटरेचर चलेगा ना, इसके बाद क्वीन मैरी आ रही है, यही है वो रहनी। क्वीन मैरी और विलियम द थर्ड, मैरी भी थर्ड ही है ये। क्वीन मैरी और विलियम द थर्ड के साथ मिलते हैं, डच के हैं ये। कौन मिलते हैं? अर्ल ऑफ शाफ्टसबरी, और ये कहते हैं कि आप हमारे देश पर अटैक कर दें। देखिए कितना बड़ा काम करते हैं। आप हमारे देश पर अटैक कर दें, चार्ल्स सेकंड को मार दें, किसी सूरत से जेम्स द सेकंड राजा नहीं बनना चाहिए, और राजा हम आपको बना देंगे। डच का राजा इंग्लैंड में शासन करेगा, तो वो भी तैयार हो जाता है। एंड दे सक्सेसफुली इन्वेडेड इंग्लैंड, सक्सेसफुली इन्वेडेड इंग्लैंड। इंग्लैंड पर सफलतापूर्व वो इन्वेड करते हैं, आक्रमण करते हैं, और वो कामयाब भी होते हैं। उसके बाद जेम्स द सेकंड को लंदन इंग्लैंड छोड़ करके भागना पड़ता है। जेम्स द सेकंड इंग्लैंड छोड़ के भाग जाते हैं और राजा बन जाते हैं विलियम द थर्ड, और रानी बन जाती है मैरी, क्वीन मैरी द थर्ड रानी बन जाती हैं। और ये घटना कहलाती है इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति, का नाम आपने सुना होगा। 1688 की यह घटना, इसको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहा जाता है।
इसे कहा जाता है ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। तो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कौन से सन में हैपन होती है? 1688, 1688। होती कैसे है? राजा कौन बनते हैं अब? विलियम द थर्ड ऑफ ऑरेंज, और दूसरे, और रानी का नाम उनका मैरी द थर्ड। ठीक है, तो विलियम और मैरी। अब चूंकि शाफ्ट्सबरी, देखिए शाफ्ट्सबरी के ऊपर ड्राइडन सटायर करेंगे, ये नाम याद करना इसलिए लिखा है, इसीलिए मैंने ड्राइडन के जो वर्क हम पढ़ेंगे उन वर्क्स में वो सीधे सीधे लोगों पर अटैक करेंगे, और उनमें से ये भी हैं। ठीक है, पार्लियामेंट के साथ लेकर के शाफ्ट्सबरी डच के राजा रानी से मिलते हैं, और इंग्लैंड पर वो अब वो मतलब ये अर्ल ऑफ शाफ्ट्सबरी किंग मेकर बन जाते हैं, बन गए किंग मेकर। यानी पार्लियामेंट का वर्चस्व ज़्यादा हो जाता है अब इंग्लैंड के अंदर, और राजा एक तरह से रबर स्टैम्प हो गए, क्योंकि हमने तो बनाया राजा तुम्हें, डच हैं, बाहर के हैं, दूसरे देश के हैं, इंग्लैंड पर शासन कर रहे हैं, तो अब ज़्यादा 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 इन्वॉल्वमेंट हो जाता है पार्लियामेंट का, और जेम्स द फर्स्ट चले जाते हैं। इज इट क्लियर? जेम्स द सेकंड, सॉरी, चले जाते हैं। हो गया। देखो इसमें अगर हम इस वक्त के मेजर राइटर्स की बात करें तो इस वक्त का मेजर सबसे बड़ा राइटर का नाम आता है हमारा जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन वाज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट, पोएट भी था, प्लेरिट भी था, क्रिटिक भी था, एसेज भी था, यानी बहुत सारी जॉनर का इस्तेमाल उसने किया है, और सारा का सारा बेहतरीन लिटरेचर। ये वही एज है जिस एज को ऑगस्टन एज कहा जाता है, जो ड्राइडन और पोप की एज है ऑगस्टन एज कहा जाता है। इसीलिए तो कि जो बात कभी राजा ऑगस्टस सीजर, एम्पेरर ऑगस्टस सीजर के ज़माने में वर्जे के हाथों के द्वारा लिखा गया, रचना के द्वारा जो लिटरेचर था, जो बात उस लिटरेचर की थी वही बात इंग्लैंड के अंदर ड्राइडन और पोप के लिटरेचर की थी। तो ये लिटरेरी टाइटन है अपने ज़माने के। रिस्टोरेशन एज का दूसरा नाम एज ऑफ ड्राइडन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका बड़ा नाम हमारा एज ऑफ ड्राइडन था। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें इनके जितने यहाँ का इस एज में जो भी लिटरेचर लिखा गया, ख़ास तौर पे ड्रामा, वो ड्रामा इन्फ्लुएंस था फ्रेंच ड्रामाटिस्ट से। फ्रेंच ड्रामाटिस्ट में मॉलियरे आता है, कार्नीले आता है, सैनीन करके थे। मतलब मॉलियरे तो कॉमेडी राइटर थे और ये दोनों ट्रेजेडी राइटर थे। चूँकि फ्रेंच का इन्फ्लुएंस ज़्यादा था राजघराने में, चार्ल्स सेकंड वैसे भी सपोर्ट फ्रांस को करते थे, तो ये एक प्रकार से साइकोफेंट भी थे। वास्तव में भी चाहते होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी होता होगा कि राजा को खुश करने के लिए ये लोग ऐसा करते थे। तो मोस्ट ऑफ द राइटर्स ऑफ दिस एज वर इन सपोर्ट ऑफ एम्प्लॉइंग फ्रेंच